Hello everyone, this is Dimple Tiwari. In this video, I will tell you about how will you write the answers in your exams. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे टर्म 2 का न्यू सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे सब्जेक्टिव। तो उसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं उसकी प्रैक्टिस हम इस वीडियो में करेंगे। और आगे आने वाली जो भी वीडियोस होगी उसमें हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही करेंगे, क्योंकि सिलेबस मुझे लगता है आपका हो गया होगा। और कई बच्चों ने ये बोला है कि आंसर्स को किस तरीके से लिखना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, उसको कवर कराओ। तो उसी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आपको इन क्वेश्चंस से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको आंसर्स एग्ज़ाम में लिखने होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्टली देखने वाले हैं यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आपका जो यूनिट 3 है उसका ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा। इनिशियली आज जो मैं बताने वाली हूँ आपको, आज मैं आपको बताऊँगी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे उसमें हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। ठीक, क्वेश्चन आपका होगा व्हाट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। Third is what is ex ante consumption, distinguish between autonomous consumption and induced consumption होना चाहिए यहाँ पर आगे। ठीक है, फोर्थ है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्टिंक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और इसी में दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है जो सेपरेटली आपका 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, कैन द वैल्यू ऑफ एपीसी बी ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन 1 देखिए, व्हाट इज एमपीसी, हाउ इज इट रिलेटेड टू एमपीएस। एमपीसी की आपको पहले क्या लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। एमपीसी रेफर्स टू द चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एमपीसी इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन को आप ऐसे भी लिखते हैं, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, आपको पता है कि देखिए या तो हम अपनी इनकम को कंज्यूम करते हैं या फिर क्या करते हैं, सेव करते हैं। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, ये हमने पुरानी वीडियो में भी देखा हुआ है। अब अगर इसको हम डेरिवेट करें कि किस तरीके से इसकी वैल्यू 1 होगी तो वो हम देख लेते हैं। देखो इसमें लिखा है ना कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। आपको पता है जहाँ एमपीसी होता है उसको हम चेंज इन सी लिखते हैं अपॉन चेंज इन वाई, प्लस एमपीएस को लिख सकते हैं चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। और यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसे हम क्या करेंगे, हमारा जो कंजप्शन और सेविंग है उसको हम इनकम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आपका चेंज इन सी और अपॉन चेंज इन वाई कितना हो जाएगा, एमपीसी, ये हो जाएगा आपका एमपीएस, और ये वैल्यू आपकी कट जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आ गया कि एमपीसी प्लस एमपीएस की वैल्यू कितनी होती है, इक्वल होती है। यहाँ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी लिख सकते हो, डिवाइड लेफ्ट एंड राइट साइड बाय इनकम। ठीक है, तो अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो आपको इतना लिखना है, इतना सफिशिएंट है। आपको डेफिनेशन देनी है और उसका इस तरीके से फॉर्मूला लिख देना है। और आपको यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू एमपीएस, उसको आप इस तरीके से यहाँ पर बता सकते हैं किस तरीके से वो रिलेट करती है। क्योंकि पता है कि यहाँ पर इनकम जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, या तो कंज्यूम करी जाती है या फिर उसको सेव किया जाता है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में आता है तो इस क्वेश्चन को आप डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर यही 5 मार्क्स में आ जाएगा तो उसमें शेड्यूल भी आप बना दोगे। ठीक है, ये बात मैंने करी जब तक आपका ये 2 मार्क्स का हो। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए तो आप क्या करेंगे, 3 मार्क्स में आने पर जितना हमने ऊपर किया है वो तो करना ही है, उसके साथ में क्या करेंगे, आप इसे डायग्राम के साथ भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अगर ये 5 मार्क्स का हो जाए तो उसके साथ में आप क्या बनेंगे, इसका शेड्यूल भी बना देंगे। ठीक है, उसे भी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर शेड्यूल देखिए आप, इनकम हमको गिवन है, यहाँ पर इनकम है या कंजप्शन है।
ज़ीरो लेवल इनकम पर हमारा कंजप्शन 40 है, उसके बाद 100, 200, 300, 400। अच्छा, जब हम एमपीसी की बात करते हैं ना, तो उसका ये मतलब हुआ कि 0 से 100 तक हम आ रहे हैं, तो इनमें कितना चेंज हुआ इनकम में। 100 से 200 पे आ रहे हैं, तो कितना चेंज हुआ 100 से 200 आने पर। यानी हर एक एडिशनल यूनिट के चेंज होने पर, चाहे वो इनकम की हो या कंजप्शन की हो, कितना चेंजेस आते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन। ठीक है, तो इसी के थ्रू निकलता है। मार्जिनल का मतलब ही होता है हर एक एडिशनल पर कितना चेंज आया है। जब हम हर एक एडिशनल कंजप्शन का निकालेंगे और इनकम के साथ में, तो वो हमारा एमपीसी हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम हर एक एडिशनल का निकालते हैं कंजप्शन का इनकम के साथ में, तो वो हमारा एमपीएस हो जाता है। तो इसे हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप 40 से 120 आए तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितना चेंज हुआ है, 80 का। 120 से 200 पे गए तब भी 80 का आ रहा है, 200 से 280 पर गए तब भी 80 का आया, और 360 से 80 पर गए तब भी 80 का आया। और इनकम में आप देख लिए हर एक लेवल पर 100 का डिफरेंस आ रहा है। तो चेंज इन वाई हमारा 100 हो गया, चेंज इन सी हमारा 80 हो गया कांस्टेंट। एमपीसी निकालने के लिए हम चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई करेंगे, तो यानी 80/100, ये मैंने लिखा हुआ है, सब में 80/100 ही होगा, तो इसीलिए हमारा 0.8 सब में आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से और इंक्रीज कर सकते हैं। और रही बात डायग्राम की, तो उसे आप और डायग्राम के साथ भी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, जिसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं। हमारा ये है हमारा वर्टिकल एक्सिस और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। वाई रिप्रेजेंट करता है किसको, इनकम को, और एक्स जो y1 y2 रिप्रेजेंट करता है इनकम को, जो हमने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस पर हमने जो क्यू और पी रिप्रेजेंट किया है, ये यहाँ पर कंजप्शन को दिखाता है। तो सी और सी से सी तक ये क्या है, कंजप्शन कर्व। अब देखो, हमारी इनकम जब y1 है तो हमारा कंजप्शन कितना है, p। y1 से y2 होने पर हमारी इनकम, हमारा कंजप्शन p से q हो जाता है। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y1 से आपका जो y2 तक जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन, ये हमारा हो जाएगा चेंज इन y। ठीक है, और कंजप्शन p से q तक है, तो वो हमारा चेंज इन c हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, PQ अपॉन y1 y2। ठीक है, तो ये हमारा एमपीसी बता रहा है, यानी कि जो इतना एरिया है ये है चेंज इन y का, और जो इतना एरिया है वो है चेंज इन c का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि ये एडिशनल, यानी एडिशनल कितना हुआ है, इतना इनकम का, और कंजप्शन का इतना हुआ है। इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, एमपीसी, जब आप दिखा रहे हैं। अगर इसी में आपको सेविंग का दिखाना हो तो आप क्या करेंगे, आप ग्राफ को नीचे से लेकर आएंगे, ऐसे करके आप लेकर आएंगे उसे। ठीक है, उसमें आप रिप्रेजेंट करेंगे। जब आपको कंजप्शन का आ गया है तो आप सेविंग का भी आराम से बना ही लेंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन क्या मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन में क्या क्या ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2 मार्क्स का, तो आप सिर्फ यहीं तक करके छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन आपको दिया जाता है 3 मार्क्स का, तो आप क्या करेंगे, इसमें डायग्राम बना देंगे। अगर क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो आप क्या करेंगे, ऊपर ये भी पूरा सॉल्व करेंगे, आप स्केड्यूल भी बनाएंगे और साथ में आप डायग्राम भी बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज एक्स एंटे कंजप्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस कंजप्शन एंड इंड्यूस कंजप्शन। सबसे पहले आपको एक्स एंटे का मतलब पता होना चाहिए। एक्स एंटे का मतलब क्या होता है, प्लान्ड। ठीक है, बता चुकी हूँ। और अगर एक्स पोस्ट आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल। एक्स एंटे कंजप्शन रेफर्स टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लान टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग, ये आपका ड्यूरिंग है। ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो कंजप्शन, यहाँ पर उस कंजप्शन की बात की जा रही है जो प्लान्ड है। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो प्लान्ड है, मतलब कि हम कितना कंजप्शन करने वाले हैं, इकोनॉमी में कितना कंजप्शन होने वाला है, इसका पहले से ही अनुमान लगा कर रखना, एक आप कह सकते हो एक्सपेक्टेशन। ठीक है, कि इतना हो सकता है, वो अपना क्या हो जाता है, एक्स एंटे कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, ये वो कंजप्शन होता है जब हमारी इनकम ज़ीरो हो, उस लेवल पर भी जब हम कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है। ठीक है, अब एक और आता है इंड्यूस्ड कंजप्शन।
इसके बाद है इंड्यूस कंजप्शन। क्या होता है? इंड्यूस मतलब ये हुआ कि किसी से वो इफेक्टेड है, किसी पे वो डिपेंड है। तो इंड्यूस कंजप्शन क्या होता है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होने लग जाती है, उस टाइम पर जब हमारा कंजप्शन बढ़े, उसे हम इंड्यूस कंजप्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंड्यूस कंजप्शन डिपेंड करता है डायरेक्टली किसका? लेवल ऑफ इनकम पर। ठीक है, इतना तो हुआ अगर क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में आए तब। अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए तो क्या करना है आपने? इसको रिप्रेजेंट करना है आपको अगेन डायग्राम के साथ में। कैसे? ये आपका कंजप्शन फंक्शन है, आपको पता है क्या होता है वो? C बार प्लस बी वाई। ठीक है, यहाँ x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? इनकम को, और यहाँ कंजप्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो C है वो क्या बता रहा है? ऑटोनोमस। और जो ये B है वो क्या बता रहा है? इंड्यूस्ड। देखिए इसके पास y है, मतलब ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है, डायरेक्टली इफेक्ट होता है इनकम के ज़रिए। और ये वो कंजप्शन है, ये वाला जो C दिया हुआ है, यहाँ पर कोई इनकम आपको दिखाई दे रही है? नहीं। C बाहर का मतलब हुआ ये फ्री है। ये मतलब उस टाइम पर भी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं जब हमारी इनकम ज़ीरो है। इनकम बढ़ जाए तभी भी इसे यूज़ करते हैं, इनकम कम हो या कुछ भी ना हो तब भी वो जो कंज्यूम हम करते हैं उसे ऑटोनोमस बोलते हैं। और यहाँ पर B है, ये भी कंजप्शन है, बट कैसा? इंड्यूस कंजप्शन है। जब 3 मार्क्स में आए तो आप ये डायग्राम बना देंगे। अगर अब इसके बाद में वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो आपको वापस क्या करना है? वहाँ पर आपको फिर से शेड्यूल बनाना है यहाँ पर। ठीक है, इनकम रिप्रेजेंट करनी है, कंजप्शन रिप्रेजेंट करनी है आपको। तो आप क्या करेंगे? 0, 100, 200, यहाँ आपका 40 हो गया, या आपका 120 हो गया, या आपका 200 हो गया, है ना? तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर देंगे इस कंजप्शन कर्व के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 3। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे का मतलब अभी बताया मैंने, प्लान से मतलब है, यानी वो इन्वेस्टमेंट जो कोई भी फर्म, ठीक है, यहाँ पर फर्म होना चाहिए FI, कोई भी फर्म जो है वो प्लान करती है, कोई भी फर्म है वो प्लान करती है इन्वेस्ट के लिए एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पर हम बात ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्चुअली में हुआ है। ठीक है, ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, और एक्सचेंज क्या है, कितना हो सकता है या होने जा रहा है, मतलब एक प्लानिंग है उसके लिए। पहले से अनुमान लगा के रख रहे हैं कि इस साल हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, यानी एक इकोनॉमी कितना इन्वेस्ट करेगी। एक्सपोज्ड इस साल में कितना इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, ये हुआ ये। और यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताया कि रहे हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो आपका होता है वो कैसा होता है? एक तो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, और दूसरा हमारा कैसा होता है? एक इंड्यूस्ड होता है ना। ऑटोनोमस होगा तो उसका क्या मतलब है कि आपकी इनकम कितनी भी हो, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, चाहे ज़ीरो लेवल हो तब भी इन्वेस्टमेंट आप कुछ करेंगे, और अगर वो आपका इन्वेस्टमेंट इनफाइनाइट तक जा रहा है तब भी आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है। उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस बोलते हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप मान लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट इतना है, कब? जब आपकी इनकम Y1 है। ठीक है, मान लीजिए इनकम इंक्रीज होके Y2 हो जाती है, उस कंडीशन पर हमारा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट, वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है? वो हमारा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो है कौन सा? इंड्यूस्ड है, क्योंकि वो एक फर्म कर रही है इन्वेस्ट करने के लिए। डिफरेंट लिखा है ना, एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हुआ? ये 2 है। अगर आप इसको डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में इतना लिखेंगे तो ठीक है, और आप डायग्राम बना देंगे 3 मार्क्स में अगर आता है तो। और अगर 5 मार्क्स में आएगा तो आपको क्या करना है? शेड्यूल बनाना है अगेन। चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्टिंक्शन। देखिए, वॉलंटरी का मतलब पहले क्या होता है? अपनी इच्छा से, ठीक है, स्वेच्छा से जिसे हम बोलते हैं ना, वो। यानी कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो हुआ
कि जो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड है, जिनको काम करने का मन ही नहीं है, भले उनके पास में अपॉर्चुनिटी आती भी है, उसके बावजूद भी वो काम करना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। तो ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, ये वो सिचुएशन है जब एक पर्सन अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि ही इज़ नॉट विलिंग टू वर्क, वो काम करना चाहता ही नहीं है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जितना वेज रेट मिल रहा है उस पर उसे काम करने की इच्छा नहीं है। ठीक है, ये हुआ वॉलंटरी। उसके बाद में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है, वो सारे लोग जो काम करना चाहते हो, हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, जो काम करना चाहते भी हैं और काम करने के लिए केपेबल भी हैं। केपेबल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि उनके पास में कैपेसिटी है काम करने के लिए। कोई कहीं पर मान लीजिए आईटी सेक्टर में काम करता है तो उसके पास में डिग्री भी अवेलेबल है, उसके पास में एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, और वो काम करना चाहता भी है। जितना उसको वेज रेट मिलता है उस पर वो काम करने को एग्री भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड डू नॉट गेट वर्क, इनको हम क्या बोल देते हैं? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इन दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है? जब हम टोटल अनएम्प्लॉयमेंट निकालते हैं इकोनॉमी का, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट काउंटिंग। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को हम काउंट नहीं करते, हमको सिर्फ काउंट करना होता है क्या? जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड कैसे करते हैं? अनएम्प्लॉयड पीपल, मतलब कि जो लोग, ये वो वाले कौन से हैं जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उसकी बात कर रहा है। वॉलंटरी को हम नहीं लेते हैं जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को तो काम करने का इच्छा ही नहीं है, तो ये थोड़ी अनएम्प्लॉयड हुए, ये तो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनको हम लेते हैं, किसको? इनवॉलंटरी को हम यहाँ पर काउंट करेंगे, इनवॉलंटरी को, ये आप ध्यान रखना। तो जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड होंगे अपॉन लेबर फोर्स, यानी कि लेबर फोर्स में वो सब आ जाएंगे, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड भी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड सब आ जाएंगे, और इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन द relationship between average propensity to consume and average propensity to save. Can the value of APC be greater than 1? Give reason for your answer. अच्छा, average propensity to consume होता क्या है? इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन, एक्सपेंडिचर एंड इनकम, यानी APC CA/Y, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वही APC है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेव क्या है? ये रेशियो है सेविंग और इनकम का, इसको APC = S/Y लिखते हैं। ये मालूम है हमको कि APC + APS का सम कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और APC पूछा है सेकंड क्वेश्चन में नीचे कि क्या APC 1 से ग्रेटर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किस कंडीशन में होगा? जब हमारा कंजप्शन हमारी इनकम से ज़्यादा हो, उस कंडीशन में। जब हमारा कंजप्शन हमारी इनकम से ज़्यादा होगा वहाँ पर हमारा APC ग्रेटर होगा, हमारे ग्रेटर होगा 1 से। ठीक है, ये लिखा है ना, द वैल्यू ऑफ APC कैन बी ग्रेटर देन 1 इफ़ C इज़ ग्रेटर देन Y, यानी कंजप्शन इज़ ग्रेटर देन इनकम। ये कब किस कंडीशन में होगा? डायग्राम में भी आपको बताया हुआ है, वापस देख लेंगे। एट लो लेवल ऑफ इनकम एंड आर स्पेंट टू मीट वेरी बेसिक नेसेसिटीज, मतलब यहाँ वो बात किसकी कर रहा है? यहाँ ऑटोनोमस की बात कर रहा है कि जब हमारे पास में बेसिक नेसेसिटीज़ को जब हम पूरा करते हैं, भले ही हमारी इनकम उस टाइम पर 0 रही हो, वहाँ पर हमारा कंजप्शन कैसा होता है? मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कह सकती हूँ या आप कह सकती हूँ ग्रेटर होता है हमारी इनकम से। ठीक है, वहाँ पर हमारा जो APC होगी वो ज़्यादा होगी। सो एट दिस लेवल ऑफ इनकम C इज़ ग्रेटर देन Y एंड दस वैल्यू ऑफ APC इज़ ग्रेटर देन 1। इसको एक बार डायग्राम के थ्रू भी आप देख लो कि जैसे आपका ये आपका कर्व बना हुआ है, यहाँ ये आपका AS है इनकम वाला, जिसे हम ये भी बोल रहे हैं इनकम। अच्छा, इस लेवल पर देखिए, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम BEP बोलते हैं ना, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसके जो पहले की सिचुएशन है, यहाँ पर क्या है? हमारा कंजप्शन कर्व है ये, ठीक है, ये इनकम है। तो इस लेवल पर देखो, हमारी जो कंजप्शन है वो ऊपर है, इनकम नीचे है, तो यहीं पर हमारा क्या होगा? APC ग्रेटर देन 1 होगा। और इस पॉइंट पर जो पॉइंट ये वाला दे रखा है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं A नाम दे रही हूँ। इस पॉइंट पर हमारा क्या है? APC = 1। और इसके बाद वाले पॉइंट पर क्या है कि हमारा अब इनकम कर्व ऊपर है, कंजप्शन कर्व नीचे है, तो यहाँ पर हमारा APC <<1 हो जाएगा। क्लियर है इतना?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं। 5 क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में कैसे आपको चेंज करना है वो आपको इन क्वेश्चन में समझ में आया होगा। आगे मैं और 5 क्वेश्चन लेकर आऊँगी और उन 5 क्वेश्चन के मैं यही बताऊँगी कि अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, 5 में आता है तो आपको कैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको एक होमवर्क आप कह सकते हैं कि होमवर्क में आपको करना है और इसको करके आपको मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, ये पांचों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब जो ये क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, इज स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व इज इंडिकेटेड बाय एपीसी, इफ यस देन वाई, एंड इफ इट इज़ नो देन वाई इट इज़ नो। ठीक है, आपको आंसर ये करके मुझे बताना है और आपको बताना है कि 2 मार्क्स में करेंगे तो क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, 3 में क्या रिप्रेजेंटेशन होगी और 5 में क्या रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी। अच्छा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जानते हैं वो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे आप सेंड कर दीजिए। ठीक है, आप किस तरीके से आप आंसर लिखेंगे और वो आंसर आप मुझे पर्सनली सेंड कर देना। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका वो सही है या इसमें आप क्या चीज़ और ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कल जो क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगी वो और 5 क्वेश्चन होंगे, उनकी भी हम रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चन भी आएंगे, उनको भी हम देख लेंगे। कल एक काम करते हैं, कल हम न्यूमेरिक क्वेश्चंस जो है वही देख लेंगे कि इसकी जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर उन्हीं न्यूमेरिकल का हम डायग्राम के थ्रू अगर रिप्रेजेंटेशन देने को आ गई तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। ओके, सो टिल देन थैंक यू सो मच, डू प्रैक्टिस।